इनकम मेथड से क्वेश्चंस नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा सीओई लूं या उसके कंपोनेंट लूं, ये भी समझ नहीं आ रहा ऑपरेटिंग सरप्लस लूं या उसके कंपोनेंट लूं, और ये भी समझ नहीं आ रहा यूएमआई क्या है। मुंबई इंडियन नहीं, मिक्स्ड इनकम। तो बेटे आज बात करेंगे हम अपने इनकम मेथड की, आय विधि की, कि इनसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है और इनकम मेथड का यूज करके वैल्यू कौन सी आएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकम मेथड का इस्तेमाल करके कौन सी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो बेटे इनकम मेथड से आता है हमारा एनडीपी एट एफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, घरेलू आय भी बोलते हैं। ये सवाल बेटे ना आखिरी में बताऊंगा इसका जवाब कि एनडीपी एट एफसी ही क्यों आया। जब हम सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तब इसका लॉजिक दूंगा मैं कि एनडीपी एट एफसी ही क्यों आया। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एट एमपी, एट एफसी, मतलब ये टर्म्स क्यों नहीं यूज हुए, यही क्यों आया और कुछ क्यों नहीं आया। तो बेटे सबसे पहला सवाल, हम जब इनकम मेथड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें वो सभी इनकम आएगी जो देश में कमाई जा रही है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी बेटे। कौन सी इनकम आएगी? फैक्टर इनकम आएगी, जो आपको बता भी चुका हूं शुरू की क्लास में कि फैक्टर इनकम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में आती है, ट्रांसफर इनकम नेशनल अकाउंटिंग में नहीं आती। अब बात करते हैं बेटे, जब हम बात कर ही रहे हैं इनकम मेथड की, तो इसका मतलब बात जब इनकम मेथड की हो रही है इसका मतलब बात इनकम की होगी, बात फैक्टर इनकम की होगी। और जब बात बेटे फैक्टर इनकम की होगी तो इसका मतलब बात इनकम अर्नर्स की होगी, कि हमारे देश में पैसा कमा कौन रहा है भाई, कौन कौन लोग पैसा कमा रहे हैं बेटे। कमा तो बहुत सारे लोग रहे हैं। तो जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं बेटे, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया बेटे इंप्लॉयर और एक को कहा गया बेटे इंप्लॉय। यही दो लोग पैसा कमा रहे, कोई तीसरा नहीं कमा रहा बेटे। या तो आप किसी फर्म के ओनर होगे, किसी फर्म के एंटरप्रेन्योर होगे, किसी फर्म के मालिक होगे, और एज अ मालिक, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन एम्प्लॉयर आप पैसा क्या कर रहे हो बेटे, अर्न कर रहे हो। और अगर बेटे आप एम्प्लॉयर नहीं हो ना, अब मालिक नहीं हो, तो या तो आप क्या होगे बेटे, इंप्लॉय होगे, कर्मचारी होगे, मतलब आप किसी फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस दे रहे हो और उसके बदले बेटे क्या आ रही है, आपके पास इनकम आ रही है। मतलब कहने का ये हुआ बेटे कि दो ही तरह के लोग पैसा कमा रहे हैं। एक वो जो खुद के लिए कमा रहे हैं, इंप्लॉयर। दूसरे वो जो इंप्लॉय जो होते हैं बेटे, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, जो दूसरों के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, दूसरों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरों को अपना टाइम दे रहे हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो। उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये तो बात पता लगी बेटे, इनकम अर्नर दो तरह के होते हैं, एक इंप्लॉयर और एक इंप्लॉय। तो बेटे जो इनकम मेथड है ना, उसमें पहली वैल्यू जो हमें ऐड करनी है वो करनी है बेटे सीओई। सबसे पहली टर्म जो मैं क्वेश्चन में ढूंढनी है, कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय। सीओई की फुल फॉर्म क्या होगी बेटे? कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब ये होता क्या है बेटे, साफ साफ पता लग रहा है, इंप्लॉय को कंपनसेट कर रहे हैं हम, एक कर्मचारी को पे कर रहे हैं हम। और इंप्लॉय को बेटे कंपनसेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है, उसने अपना टाइम दिया, अपने एफर्ट्स लगाए, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स दिए, जिसकी वजह से आज हमारी फर्म प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर हमारी फर्म प्रॉफिट कमा रही है और उसने जो फैक्टर सर्विस दी है, तो बेटे मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसे उसके फैक्टर सर्विस के बदले पे करूं। तो जब बेटे मैं उसे पे करूंगा ना, उसी पेमेंट को क्या कहा गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहा गया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढना है। अगर बेटे ये ना मिले ना, तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट, हम जो अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं बेटे, वो किस फॉर्म में पे करते हैं, कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, जिसे हम बेटे क्या बोल देते हैं, वेजेस एंड सैलरीज। या तो बेटे आपके पास जो वर्कर काम कर रहा हो, दिहाड़ी पे काम कर रहा होगा, डेली बेसिस पे काम कर रहा होगा, तब से क्या दोगे, वेजेस, मजदूरी दोगे बेटे। और अगर वो परमानेंट बेसिस पे काम कर रहा है तो उसे आप क्या दोगे, सैलरी दोगे। तो जो उसे पेमेंट आप कर रहे हो ना कैश की फॉर्म में, या तो बेटे वो वेजेस कहलाएगी या क्या कहलाएगी, सैलरी। तो अगर कंपनसेशन एम्प्लॉय ये नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, वेजेस और सैलरी। ये दिया हुआ क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी करके, वो सबसे पहले क्या कर देना बेटे, यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद बेटे हमें दूसरी चीज जो ढूंढनी है ना, वो है बेटे इन काइंड। हम अलग से अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं। इन काइंड का मतलब बेटे ये हो गया
कई सारी फर्म ऐसी हैं जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी-बड़ी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये अपने वर्कर्स को ना अपने एम्प्लॉयी को अपने पास रिटेन करने के लिए बेटे, कि वो उनके पास ही काम करें, वो कहीं और ना चले जाएँ। अपने पास रिटेन करने के लिए उन्हें सैलरी के अलावा अलग बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। वो अदर बेनिफिट्स बेटे क्या-क्या हो सकता है? जैसे कल को बेटे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब हो गया बेटे, रहने के लिए फ्री में एक फ्लैट अलॉट कर दिया, एक कमरा दे दिया, एक घर दे दिया और कहा बेटे आप यहाँ रहो, इसका कोई किराया आपको नहीं देना। रेंट फ्री एकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री में घर दे दिया बेटे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय सोचेगा भाई सैलरी तो आ ही रही है, ये फ्लैट भी दे रहा है, मेरा किराया बच गया। इससे कहा गया बेटे अदर बेनिफिट जो इन काइंड उसे मिला। उसे और क्या मिल सकता है बेटे? उसे कहते हैं हम हाउस रेंट अलाउंस। कई बार ऐसा होता है बेटे जो एम्प्लॉय उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और कंपनी जो फ्लैट अलॉट कर रही है, उस फ्लैट में इतना स्पेस नहीं है कि वो पूरी फैमिली के साथ वहां रह सके। तो अपने एम्प्लॉयर से बात करेगा कि जी मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी फैमिली बड़ी है, मैं बाहर मकान किराए पे ले रहा हूँ, बड़ा फ्लैट ले रहा हूँ किराए पे, आप मुझे ये फ्लैट मत दो, इसका जो किराया बनता वो दे दो, ताकि मैं जो वहाँ पे दूसरा फ्लैट मैंने लिया है उसके किराए में ये कंपनसेट हो जाए। तो मान लेते बेटे कंपनी जिसको फ्लैट दिया था ना, उसकी मार्केट वैल्यू मान लेते 5,000 थी। उसने कहीं मार्केट से दूसरा फ्लैट लिया, बड़ा फ्लैट लिया, उसकी मान लेते हैं वैल्यू थी 10,000 रुपये किराया था बेटे। तो 5,000 मालिक दे देगा, 5,000 अपनी जेब से दे देगा, तो उसके 5,000 बचे कि नहीं बचे बेटे, जो कंपनी उसे दे रही है। उसे कहा कि हाउस रेंट अलाउंस, रेंट में हिस्सेदारी, रेंट में साझेदारी जो कंपनी उसे पे कर रही है। उसके बाद बेटे एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब बेटे, कल को कंपनी की तरफ से आपको पैकेज दिया गया कि भाई जाओ घूम के आओ अपनी फैमिली के साथ, बाहर विदेशों में घूम के आओ, अलग अलग जगह घूम के आओ। तो जो भी आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा ना बेटे, वो आपका नहीं लगेगा, वो कंपनी आपके बिहाफ पे क्या कर देगी, पे कर देगी। आपके बेटे आने जाने का, फ्लाइट का खर्चा बच गया नहीं बच गया, इसे कहते हैं बेटे ट्रैवलिंग अलाउंस। एक होता है बेटे, इसी को टी शॉर्ट में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कह देते हैं। सपोज कल को आप कंपनी जा आ रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन आप कंपनी के लिए काफी वैल्यूबल इंप्लॉय हो, तो कंपनी को लगता है अरे काम करते हैं, इसके लिए ना कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं इसको। कैब इसको घर से पिक करेगी और आफ्टर वर्क इसे घर पे क्या कर देगी, ड्रॉप कर देगी। तो बेटे आने जाने का जो आपका खर्चा था वो भी कंपनी ने क्या कर दिया, बचा दिया। उसे कहते हैं बेटे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक होता है बेटे एजुकेशन अलाउंस। क्या होता है बेटे? एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस का मतलब है बेटे, कंपनी कह रही है कि जो आपके बच्चों का एजुकेशन का जो भी खर्चा है ना जी, अप टू 10th स्टैंडर्ड, अप टू 12th स्टैंडर्ड, इस तक का हम कंपनी उठाएगी। आपको कोई स्कूल की फीस नहीं देनी, कोई ट्यूशन की फीस नहीं देनी, कंपनी आपके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा उठाएगी। इसे कहते हैं बेटे एजुकेशन अलाउंस। एक होता है बेटे लंच अलाउंस। कंपनी कहती है क्यों बाहर से खाना खाते हो, गंदा खाना खाते हो, बीमार हो जाओगे, कंपनी नहीं आ पाओगे, फिर जॉब नहीं होगी, वर्क नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। कंपनी कैंटीन में आप खाना खाओ, कैंटीन में जो भी आप खाना खाओगे कंपनी उससे आपका कोई खर्चा नहीं लेगी, कोई पैसा नहीं लेगी। कंपनी कैंटीन फ्री कर दिया बेटे आपका खाना, उससे क्या कहा गया बेटे, लंच अलाउंस। इस तरह के ना बेटे। अच्छा एक और बेटे एग्जाम्पल, जब इतने पढ़ ही रहे हैं तो एक मेडिकल अलाउंस बेटे। कंपनी कह रही है कि आपका मेडिकल का जो भी बिल आएगा ना, कल को आप बीमार हो गए और मेडिकल का कोई बिल आया ना बेटे आपका, तो मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो कंपनी बियर करेगी अप टू अमाउंट, एक अमाउंट तक, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक लेवल तक कंपनी क्या करेगी, आपके मेडिकल का एक्सपेंसेस बियर करेगी। इसे कहा गया बेटे मेडिकल अलाउंस। अब एक बात बताओ बेटे, हमें सैलरी के अलावा जो इतने सारे बेनिफिट मिलने लग रहे हैं, तो क्या हम पागल हैं? इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे बेटे। सैलरी भी दे रही है कंपनी, इतने सारे बेनिफिट्स भी दे रही है, तो सैलरी और इतने सारे बेनिफिट्स मिलके इसी को क्या कहा गया बेटे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक तीसरी चीज बेटे और आती है इसमें, जो क्वेश्चन आपको मिलेगी भी, उसे कहा जाता है बेटे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये होता क्या है बेटे,
सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब है बेटे आपके फ्यूचर को सिक्योर करना, आपके भविष्य को सिक्योर करना। वो बेटे इसलिए कि जब आपने वो फर्म ज्वाइन करी ना बेटे, आपकी उम्र थी 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, ये उम्र थी। और 50, 55, 60 साल की उम्र तक बेटे आपने कंपनी के लिए इतनी मेहनत करी, दबा के मेहनत करी, कंपनी को प्रॉफिट तक पहुंचाया, कंपनी का नाम रोशन करवाया, सब कुछ करा बेटे आपने कंपनी के लिए। अच्छा बेटे आप 55-60 के हो गए ना, रिटायर हो गए बेटे आप, और रिटायरमेंट के बाद बेटे जब घर आए ना, आपकी बहू आपको नहीं पूछ रही, बेटा आपको नहीं पूछ रहा, घर से बाहर निकाल दिया बेटे। अब आप इसलिए एज में आ चुके हो कि अब कोई दूसरी फर्म आपको बेटे हायर करेगी नहीं। और जब तक बेटे आप जवान थे, कमा रहे थे, घर वालों ने आपको मतलब अपने साथ रखा। अब बेटे आप कमा नहीं रहे हो, घर वालों ने बेटे कहा बाहर हो लो बेटे, बाहर हो लो, बाहर निकाल दिया भाई। अब कंपनी से भी आप निकल चुके हो, घर भी नहीं है आपके पास बेटे, आपका फ्यूचर हो गया खराब। आप कैसे सरवाइव करोगे? दिक्कत आ गई ना। तो कंपनी बेटे हमें क्या करती है, गाइड करती है कि आप कितनी सैलरी ले जाओ घर पे, वो सारी खर्च तो नहीं है। क्यों ना आप एक काम करो, अपनी सैलरी का एक हिस्सा हम आपका अकाउंट अकाउंट खोल देते हैं, और अकाउंट का नाम रख देते हैं प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट। आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने पीएफ में जमा करते चले जाओ, ताकि कल को जब आप रिटायर हो ना, तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो, जिस अमाउंट को आपने फ्यूचर के लिए, जब आपके पास जॉब ना हो, अर्निंग ना हो, उस समय उस पैसे को इस्तेमाल कर सको। तो कंपनी ने क्या करा बेटे, हमारा एक पीएफ अकाउंट खोल दिया। क्या खोल दिया बेटे? पीएफ अकाउंट खोल दिया। और इस पीएफ अकाउंट में ना बेटे, ये इंप्लॉय है बेटे, पहले बता रहा हूं, और ये इंप्लॉयर है, या चलो मालिक लिख देता हूं बेटे, इंप्लॉयर। एक इंप्लॉय हो गया बेटे, एक इंप्लॉयर हो गया। और क्या हुआ कि आपके पीएफ अकाउंट में आपको कहा गया कि आपको जो भी सैलरी मिल रही है ना, उसमें से आप तो हर महीने कितने जमा करो बेटे, 5,000 जमा करो। और मालिक कह रहा है कि आप जब 5,000 जमाई कर रहे हो, तो आपके फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम भी कुछ पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा कर देते हैं। मालिक कह रहा है जब आप 5,000 जमा कर ही रहे हो, तो आपके पीएफ अकाउंट में हम भी 5,000 रुपए जमा कर देते हैं। तो बेटे हमारे पीएफ अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट जमा हो गया? 10,000 रुपए जमा हो गए। 5,000 जो मुझे सैलरी मिल रही थी, मान लो 50,000 सैलरी मिल रही थी, उस 50 में से बेटे मैंने 5,000 में हर महीने अपना जमा करता चला गया अपने पीएफ अकाउंट में, ताकि 10, 15, 20, 25 साल बाद जब मैं कंपनी से रिटायर हूँ, बाहर निकलूँ, मेरे पास एक अच्छा खासा बड़ा लमसम अमाउंट हो, ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और मालिक भी क्या कर रहा है, मेरे अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए जमा करे जा रहा है। तो मेरे अकाउंट में टोटल कितना जमा हो गया? 10,000 रुपए जमा हो गए। 20 साल, 25 साल बाद एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मुझे मिल जाएगा, जिससे मैं अपना फ्यूचर में आराम से मजे ले सकता हूं। मेरा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होगी। अब अगर वो कह भी देंगे ना मेरे बच्चे, किसी घर से बाहर निकलो, मैं निकल जाऊं खुशी खुशी, क्यों? पैसा ही पैसा है भाई। तो फ्यूचर आपका क्या कर दिया, कंपनी ने सिक्योर कर दिया। तो अब यहां से देखा जाए तो आपने अपनी सैलरी में से बेटे कितना जमा करा? 5,000 जमा करा। आपने अपनी सैलरी में से बेटे कितना जमा करा? 5,000। और कंपनी के ओनर ने भी आपके अकाउंट में कितना जमा करा दिया बेटे? 5,000 जमा करा दिया। जो कंपनी की तरफ से आपको 5,000 रुपए मिले, क्या ये कहीं दिखाया गया सैलरी में? नहीं। इन काइंड में? नहीं। इसी को कहा गया बेटे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब एक चीज का बेटे आपको खास ध्यान रखना है कि कल को अगर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रखा हो, किसका कंट्रीब्यूशन दे रखा हो बेटे? इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन दे रखा हो ना पीएफ में, वो इंक्लूड नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना बेटे कि मान लो आपको सैलरी कितनी मिली? 50,000, जिसमें से बेटे आपने 5,000 क्या कर दिया? अपने पीएफ में जमा कर दिए। और आपने अपनी सैलरी बेटे यहां दिखा दी, ये बेटे वेजेस एंड सैलरी, यहां आप ऑलरेडी 50,000 दिखा चुके हो। यहां 50,000 दिखा दिए और यहां 5,000 दोबारा दिखा दिए बेटे, मतलब 55,000 दिखा दी, जबकि सैलरी मिली कितनी है? 50,000। मतलब उस 5,000 को यहां भी दिखाया और 5,000 को यहां भी दिखाया, 2 बार काउंटिंग कर दी बेटे। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कर्मचारियों का योगदान दे रखा है, तो बेटो अपनी सैलरी में से कर रहा होता है, और उसकी सैलरी ऑलरेडी हम यहां दिखा चुके हैं। तो अगर दोबारा दिखाओगे ना बेटे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी। वो गलती बस नहीं करनी है। अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, अगर इंप्लॉयर
मालिक अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटे, वो माना जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को हम कंपनसेट कर रहे हैं। तो बेटा अगर क्वेश्चन में ना सीओई ना दे रखा हो तो क्या क्या तीन चीजें ढूंढनी है आपको? इन कैश, जिसे हम वेजेस एंड सैलरी बोल देते हैं, फिर इन काइंड, जो ये अलग अलग बेनिफिट्स बताए बेटे मैंने, और तीसरी मेन चीज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें बेटे एम्प्लॉयर पे खास ध्यान रखना है, ये गलती मत कर देना कभी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी ले लो, वो डबल काउंटिंग क्रिएट कर देगा बेटे। तो ये थी आपकी पहली चीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो बेटे एम्प्लॉय की इनकम थी। अब बात करते हैं बेटे एम्प्लॉयर की इनकम, जिसे हम लोग बोल देते हैं बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, इसे बेटे शॉर्ट में ओएस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये होता क्या है? ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब होता है बेटे कि आप कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, कोई ना कोई बिजनेस चला रहे हो, और जब बेटे आप बिजनेस रन करोगे ना, बिजनेस को चलाओगे, ऑपरेट करोगे, तो बिजनेस आपको बेटे तीन तरह का बैलेंस, तीन तरह की फिगर, तीन तरह की वैल्यू दिखाएगा। या तो बेटे आपके बिजनेस में रिसीव्ड ज्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर्स कम होंगे। अगर बेटे आपके बिजनेस में रिसीव्ड्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम है, पैसा ज्यादा ज्यादा आ रहा है और खर्चे कम कर रहे हो, इसका मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, सरप्लस में है, फायदे में है, इसी को कहा गया बेटे ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है बेटे? और या तो बिजनेस डेफिसिट में होगा, घाटे में होगा, वो इनकम है ही नहीं बेटे, वो दिखानी नहीं है, या बैलेंस होगा, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर बराबर होंगे बेटे, यही फायदा नहीं है, ये भी दिखाना नहीं है। जब तक कि बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और सरप्लस में नहीं आ जाए तब तक यहां नहीं आएगा। ये होगी बेटे इंप्लॉयर की इनकम, क्योंकि इंप्लॉयर ही क्या करेगा बेटे? बिजनेस ऑपरेट करेगा। और जब एक इंप्लॉयर बेटे बिजनेस ऑपरेट करता है ना, तो बिजनेस में दो जगह से पैसा कमाता है। या तो बेटे पैसा कमाएगा वो एसेट से, संपत्ति से, या बेटे वो पैसा कमाएगा एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर आप बेटे बिजनेस एसेट से ऑपरेट कर रहे हो ना, एसेट से पैसा कमा रहे हो, एसेट से प्रॉफिट आने लग रहा है, तो एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? या तो बेटे आप लैंडलॉर्ड हो और आपने किसी को बेटे अपनी जमीन दे दी, और जमीन दे दी और उसके बदले बेटे आपको क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। तो किराया बेटे क्या हो गया? आपका इनकम हो गई। या आपने बेटे गुडविल, जो हमारी बेटे हिडन एसेट्स होती है, सुना होगा आप सबने गुडविल। आप एक कंपनी को कई सालों से 40 50 60 70 साल से चला रहे हो, दादा परदादा चलाते आ रहे हैं, उसका एक बड़ा नाम हो गया है। अब बेटे आप उसकी फ्रेंचाइजी बेच रहे हो, मैं तू ले जा तू ले जा तू ले जा, और उनसे पैसा ले रहे हो। वो जो पैसा बेटे आपके पास आ रहा है ना अपना नाम बेच के, वो बेटे क्या कहलाएगा? रॉयल्टी। क्या कहलाएगा? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी कौन सी इनकम होगी बेटे? जो गुडविल, ख्याति, नाम, बिजनेस का नाम वो किसी को दे दिया, अब वो चला रहा है, वो हमें जो पैसा दे रहा है, वो बेटे क्या कहलाएगी? रॉयल्टी। या तो बेटे आप के पास अच्छा खासा कैश है, वो बेटे आप ब्याज पर बांट रहे हो, तो आप क्या कमा रहे हो बेटे? इंटरेस्ट कमा रहे हो, ब्याज कमा रहे हो। सुना होगा आपने, कई बार हम लोगों से पूछते भाई आपका कैसा काम है, क्या काम कर क्या करते हो आप? वो कहते हमारा फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का मतलब बेटे उनका ब्याज का काम है। कैश है उनके पास, वो लोगों को नीड के लिए देते हैं, उनकी उनकी वांट्स के लिए देते हैं, वो उन्हें हर महीने क्या दे रहे हैं? ब्याज दे रहे हैं। तो बेटे एसेट्स कितनी होगी हमारे यहाँ पर? लैंड, कैपिटल और गुडविल। इनके बदले बेटे हमने क्या क्या कमाया? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। इन तीनों को क्या कर देंगे बेटे? हम ऐड कर देंगे, और ऐड करते हमारा क्या आ जाएगा? एसेट से जो इनकम कमाएगी बेटे वो आ गई। अब एंटरप्रेन्योरशिप, आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो बेटे, है ना, अपने आइडियाज लगा रहे हो, रिस्क उठा रहे हो, आइडियाज रिस्क इतना सब कुछ कर रहे हो ना, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? आपको मिलेगा बेटे प्रॉफिट। क्या मिलेगा? प्रॉफिट, लाभ। ये हो गया बेटे आपका डी पॉइंट। तो अगर बेटे क्वेश्चन में ना क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तो ये चार चीज ढूंढनी है आपको हमेशा: रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। लेकिन एग्जामिनर बेटे असली है,
वो क्या करेगा, कई बार क्वेश्चन बेटे प्रॉफिट मिस कर देता है, प्रॉफिट कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। तो अगर बेटे प्रॉफिट गिवन नहीं है ना, तो उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक कंपनी बेटे जब भी प्रॉफिट कमाती है ना, और बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो सबसे पहले अपने प्रॉफिट पे क्या देती है, टैक्स देती है गवर्नमेंट को। उस टैक्स को बेटे हम क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, या इसी को बोल देते हैं बेटे कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट मतलब बेटे कंपनी, और कंपनी ने टैक्स दिया सरकार को, तो वो टैक्स क्या कहलाएगा बेटे, कॉरपोरेट टैक्स। उसके बाद बेटे कंपनी के पास जो बच जाता है ना, उसे कहते हैं बेटे कॉरपोरेट सेविंग। इसी का दूसरा नाम है बेटे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा नाम है बेटे रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कहने का ये हुआ, टैक्स के बाद जो बच गया ना कंपनी के पास, या जो कंपनी ने इंटेंशनली बचा लिया, प्रॉफिट का पार्ट बचा लिया, वो बचाया इसलिए गया बेटे, कल को अचानक से कोई मशीन खराब होगी, नई मशीन लानी पड़ेगी, तो नई मशीन कैसे आएगी, पैसा होना चाहिए उसके पास, और अचानक पैसा कहां से आएगा। तो कंपनी क्या करती है बेटे, अपने प्रॉफिट का एक पार्ट हमेशा बचा के चलती है। जो बचा लिया उसी को क्या कह देंगे, कॉर्पोरेट सेविंग, सेव कर लिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अभी बताऊंगा बेटे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बांटा नहीं गया, और इसी को कहते हैं बेटे रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग का वो पार्ट जो रिटेन कर लिया, अपने पास बचा लिया। और तीसरी चीज बेटे होती है डिविडेंड, लाभांश कह देते हैं बेटे इसको हिंदी में, डिविडेंड। ये क्या होता है, अब बेटे कंपनी में ना हमेशा ओनर का पैसा नहीं लगा होता है, जो उसने कंपनी चालू करी हमेशा उसका पैसा नहीं होता। कई बार पब्लिक भी इंटरेस्ट दिखाती है उस कंपनी में, और पब्लिक उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, ये सोच के कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसका आने वाले समय में और नाम होगा, और प्रॉफिट कमाएगी। तो और अगर प्रॉफिट कमाएगी तो इस कंपनी के हम शेयर्स खरीद लेते हैं, ताकि कंपनी हमें अपने प्रॉफिट का एक पार्ट, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश, लाभ का एक हिस्सा, एक अंश, वो हमें मिल जाए। तो कंपनी जो प्रॉफिट का पार्ट बांट देती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स में, उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट को बेटे हम बोलते हैं डिविडेंड। और बेटे डिविडेंड देना भी जरूरी है, अगर हम प्रॉफिट का पार्ट नहीं बांटेंगे तो पब्लिक क्यों इंटरेस्ट लेगी हमारी कंपनी में। जब पब्लिक को भी दिखना चाहिए भाई कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हमें हिस्सा मिला, प्रॉफिट हुआ, हमें हिस्सा मिला, प्रॉफिट हुआ, हमें हिस्सा मिला, और प्रॉफिट हुआ, हिस्सा नहीं मिला, तो मैं अगली बार उस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदूंगा बेटे, नहीं खरीदूंगा ना। तो होता क्या, मान लो मुझे नहीं पता कि कंपनी ने ना, एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटे, मुझे नहीं पता कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कंपनी ने 1 लाख का बेटे टैक्स दे दिया, 5 लाख कंपनी ने बचा लिए, और 4 लाख कंपनी ने बेटे बांट दिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता 10 लाख प्रॉफिट कमाया, मुझे ये पता है टैक्स दिया 1 लाख, 5 लाख बचा लिए, हो गए 6 लाख, और 4 लाख बांट दिए, हो गए बेटे 10 लाख। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो सिंपल आपको क्या करना था, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड तीनों जोड़ दिए, और क्या आएगा, प्रॉफिट आ गया भाई। ये था बेटे दूसरा कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर ना हो तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, ये 4 चीज ऐड कर देंगे। प्रॉफिट भी ना हो तो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड, ये 3 ऐड कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब बात करते हैं बेटे तीसरी इनकम, तीसरा पॉइंट जो हमें ढूंढना है वो है बेटे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होती है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है बेटे, सेल्फ एम्प्लॉयड ना, एक तीसरा बंदा आ गया बीच में, सॉरी बताना भूल गया। हालांकि बेटे इनकम अर्नर तो 2 ही तरह के होते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय, जो शुरू में बताया था। ये तीसरा कौन है वो बता देता हूं बेटे, एक सिंगल पर्सन, सिंगल वो नहीं, सिंगल मतलब एक बेटी, एक अकेला आदमी, हाँ, एक सिंगल बंदा जिसके अंदर ना बेटे एम्प्लॉयर वाली भी क्वालिटी है, वो मालिक भी है और वो एम्प्लॉय भी है, कर्मचारी भी है। जैसे छोटा एग्जांपल भाई, एक जमीन का टुकड़ा है जो मेरा है और उस पर खेती भी मैं ही कर रहा हूं, मतलब उस जमीन का मैं मालिक भी हुआ, उस पर खेती भी मैं ही कर रहा हूं, मेहनत भी मैं ही कर रहा हूं, मजदूरी भी मैं ही कर रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा बेटे, सेल्फ एम्प्लॉयड।
जहां मैं अपना सेंटर रन कर रहा हूं बेटे, जो अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, मैं उसका ओनर भी हूं और मैं वहां पढ़ाता भी हूं। तो बेटे मैं मालिक भी हो गया और कर्मचारी भी हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को हम बेटे बोल देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनकी इनकम को हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। अलग अलग ना करने का मतलब भाई, जैसे मैं जिस सेंटर का ओनर हूं, मालिक हूं, मुझे एक बच्चे ने फीस दी भाई मान लो, और फीस दी बेटे 1200 रुपए। एक बच्चे से मैंने फीस ली, कितनी? 1200 रुपए ली। अब मैं ऑफिस में आके बैठा और मैंने क्या करा बेटे, 1200 को 2 पार्ट में डिवाइड करा। 600 तो भैया मेरी मजदूरी हो गई, मैंने पढ़ाया है, मेहनत करी है, और 600 मेरा प्रॉफिट हो गया। और वो 600 जो मजदूरी है, जो 600 प्रॉफिट है, वो 1200 मेरे पास ही तो आने हैं। तो ऐसे नहीं करूंगा बेटे, 600 इस जेब में डाल लूंगा, 600 इस जेब में डाल लूंगा, नको हो गए मेरे 1200 रुपए, और 1200 मेरे ना थे। क्यों उनको अलग अलग किया गया? तो बेटे मिक्स्ड इनकम का मतलब एक ऐसे व्यक्ति की इनकम जो सैलरी की फॉर्म में भी कमा रहा है, प्रॉफिट की फॉर्म में भी कमा रहा है, लेकिन हम अलग अलग नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? सैलरी प्रॉफिट दोनों उसी का है, तो क्यों अलग अलग करना, क्यों इतनी भड़क लेनी, क्यों दिमाग खराब करना? तो ऐसी इनकम को बेटे हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड इनकम। अब बेटे पहला पॉइंट क्या था हमारा? सीओई। दूसरा पॉइंट क्या था बेटे? ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा पॉइंट क्या था बेटे? मिक्स्ड इनकम। मुंबई इंडियन नहीं, फिर से हाँ, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ के आएगा बेटे एनडीपी एट एफसी। अब सवाल ये है कि एन ही क्यों आया, जी क्यों नहीं आया, डीपी ही क्यों आया, एनपी क्यों नहीं आया, और एफसी ही क्यों आया, एमपी क्यों नहीं आया? ये सवाल रह गया बेटे। अब इसका जवाब सुन लो। जो इनकम बेटे आप अर्न कर रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो, यहां जिसकी बात हो रही है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिन इनकम की बात हुई है, क्या कभी सुना है बेटे इनकम पे डेप्रिसिएशन लगता हुआ? हाँ, ये तो सुना होगा। हम फार्म में मशीन ले आए, मशीन 1 साल यूज करी, उस पर डेप लग गया। कभी ये सुना है इनकम पे डेप्रिसिएशन लगता हुआ? नहीं सुना ना। तो जब बेटे डेप लगेगा ही नहीं, तो ऐसा होगा कि पहले ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं, फिर डेप लगा देंगे, फिर नेट आ जाएगी। अरे बेटे डेप लगना ही नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू कौन सी आई? नेट। दूसरी बात बेटे, ये जितनी इनकम की हमने बात करी, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब जिनकी इनकम की बात करी, तो पहले बेटे ये देखोगे ना, देश की, हमारी देश की टेरिटरी के अंदर, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर कितना पैसा कमाया गया, हमारे देश के अंदर ये सीओई एम्प्लॉय ने कितना कंपनसेट अर्न करा, कितना ऑपरेटिंग सरप्लस कमाया गया, कितना मिक्स्ड इनकम कमाया गया। तो पहले बेटे हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इन दोनों ने मिलकर कितना पैसा कमाया। और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम को बेटे मैं पहले बता चुका हूं, कौन सी इनकम होती है? डीपी, डोमेस्टिक इनकम होती है। तो पहला काम बेटे हम ये करना, डोमेस्टिक इनकम, देश की बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया गया, पहले वो निकाल लेते हैं। फिर हम ये देखेंगे इसमें बाहर वाला कौन है, उसकी इनकम माइनस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे हमारे देश के लोग जो बाहर देश में पैसा कमा रहे हैं, वो जो पैसा ला रहे हैं, फिर वो प्लस करेंगे। तो बेटे एनएफआई का काम बाद में होगा, पहले ये देखा जाएगा देश की टेरिटरी के अंदर, देश की बाउंड्री के अंदर कितना पैसा कमाया गया है। इसलिए आंसर बेटे किस फॉर्म में आया? डीपी की फॉर्म में आया। तीसरी बात बेटे, ये जो हमने रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट जिनकी हमने बात करी, ये सब पैसा कैसे कमाया गया? बेटे पहले फर्म ने प्रोडक्शन करी होगी ना, और जब हमने प्रोडक्शन करी होगी तो फर्म ने क्या क्या यूज करा होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फर्म ने इनको क्या करा बेटे? पे करा। और पे किस किस फॉर्म में करा? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इसी फॉर्म में पे करा। तो बेटे मुझे पे किया गया तो मेरे लिए वो इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट से सोचो, फर्म के लिए क्या है वो? फैक्टर है कॉस्ट, क्योंकि फर्म ने फैक्टर्स यूज करे, उनको पे करा, पे करा मतलब फर्म के लिए खर्चा, खर्चा मतलब कॉस्ट। इसलिए आंसर बेटे किस फॉर्म में आया? फैक्टर कॉस्ट की फॉर्म में आया। दूसरा एक और लॉजिक देता हूं बेटे, गुड्स पे तो सुना है जीएसटी लगते हुए, गुड्स पे तो सुना है सब्सिडी मिलती हुई, इनकम पे बेटे जीएसटी सब्सिडी नहीं लगती। जब नहीं लगेगी इनकम पे तो एमपी की फॉर्म में थोड़ी ना आएगा। हाँ, जीएसटी लगती, सब्सिडी लगती तो एनआईटी जुड़ता, एमपी आता है ना, या एमपी में से एनआईटी माइनस करते फिर एफसी आता। एनआईटी बेटे कोई रोल ही नहीं है, एनआईटी नेट कोई रोल ही नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आंसर किस फॉर्म में आ गया? एफसी की फॉर्म में।
ये बात समझ में आ गई बेटे। तो अब उम्मीद है कि आपको इनकम मेथड का डाउट क्लियर हो गया होगा। इनकम मेथड में क्या क्या आना है, सीओई, ओएस, एमआई क्या होते हैं, ये सब पता लग गया। अगली क्लास में बेटे इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल करने कैसे हैं।